नमस्ते सभी को, मैं अंजू भूगोल व्याख्याता स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल AGC 0909 में। हम टॉपिक पढ़ रहे थे मानव विकास। कल हमने मानव विकास के बारे में पढ़ा था कि मानव विकास किसे कहते हैं, मानव विकास की अवधारणा किसने दी है, मानव विकास के कौन कौन से पक्ष हैं, उन पक्षों को प्राप्त करने के लिए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुँच है, इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, मानव विकास के स्तंभ चाहिए। और इन स्तंभों के अंदर हमने समता, सतपोषणिकता और उत्पादकता व सशक्तिकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मानव विकास के आयाम के बारे में, मानव विकास के कौन कौन से उपागम है, मानव विकास के HDI स्कोर के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मानव विकास का जो चैप्टर है ये फर्स्ट ग्रेड से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इस टॉपिक का लाभ उठा पाए। तो आइए आज पढ़ते हैं हम मानव विकास के उपागम से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? मानव विकास के उपागम के साथ। फिर से एक एनर्जी के साथ फिर से एक पॉइंट करते हैं हम। कौन सा? मानव विकास उपागम। मानव विकास के उपागम पहले आपको सिर्फ समझना है, आपको उतारना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ मुझे सुनना है, समझना है। मैं अपने आप आपको इसको याद करवा दूंगी। तो आप एक बार नोटबुक को बंद कर दीजिए। जब नोटबुक से नोट्स उतारने होंगे मैं आपको बता दूंगी। आपको क्या शुरू करने हैं? सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना शुरू करना है। तो पहले समझते हैं हमें मानव विकास के कितने उपागम है। मानव विकास के 4 उपागम है। कितने उपागम है? 4 है। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। यानी छोटा सा क्वेश्चन तो एग्जाम में यहीं से आता है कि मानव विकास के कितने उपागम है। तो मानव विकास के 4 उपागम है। पहला आय, कल्याण, आधारभूत और क्षमता उपागम। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगी कि इनमें से MCQ का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछ सकते हैं आपसे कि मानव विकास के उपागम में कौन सा है। जैसे ऑप्शन दे दिया A, B, C, D और इनमें से एक दे दिया A, B। जैसे आते हैं ऐसे क्वेश्चन तो इसमें से आपको ध्यान रखना आय, कल्याण, आधारभूत और क्षमता उपागम। कौन कौन से? आय उपागम है, कल्याण उपागम है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है और कौन सा उपागम है? क्षमता उपागम है। तो आइए हम इनको 1 by 1 पढ़ते हैं डिटेल से। तो पहला उपागम कौन सा है? क्षमता आय उपागम। कौन सा उपागम है? आय उपागम। आय उपागम का पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है? तो सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है? आय उपागम। सबसे प्राचीन उपागम कौन सा उपागम है? आय उपागम सबसे प्राचीन उपागम है। इस उपागम में क्या बताया गया? तो आय का स्तर जितना ऊंचा होगा, मानव का विकास का स्तर भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। यानी प्राचीन काल की ये अवधारणा थी, हमने पहले की वीडियो में पढ़ लिया था कि पूर्व में क्या माना जाता था, जिस देश की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी उस देश को उतना ही क्या मान लिया जाता था? विकसित मान लिया जाता था। तो वो ये अवधारणा कहाँ? इसी उपागम से, आय उपागम से है। आय उपागम में को किससे जोड़ा गया है कि आय उपागम को व्यक्ति के आय के स्तर से जोड़ा गया है। यानी जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक पैसे हैं, जितने अधिक उसके पास क्या है? आय है, उस व्यक्ति का क्या मान लिया जाता है? उतना ही अधिक क्या मान लिया जाता है? उस मानव का क्या मान लिया जाता है? विकास है मान लिया जाता है। तो सबसे प्राचीन अवधारणा कौन सी है? आय उपागम। कौन सी उपागम है? आय उपागम है। और आय उपागम को किससे जोड़ा गया है? मानव के विकास के, आय उपागम में मानव के विकास को आय के स्तर से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? आय के स्तर से जोड़ा गया। उसके बाद दूसरा उपागम आता है कल्याण उपागम। कौन सा आता है? कल्याण उपागम। इसमें यह उपागम मानव को लाभार्थी के रूप में देखता है। मानव को किसके रूप में देखता है? लाभार्थी के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करती है। उदाहरण के तौर पे किसमें? शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुधार में क्या करती है? अधिक से अधिक खर्च करती है। यानी इस उपागम के अंदर प्रश्न आता है कि मानव उपागम के कौन से उपागम के अंदर सरकार सबसे अधिक खर्च करती है? तो कौन से उपागम के अंदर सरकार सबसे अधिक खर्च करती है? कल्याण उपागम में सरकार सबसे अधिक खर्च करती है। इसमें बताया गया कि इसमें मानव को क्या माना गया? निष्क्रिय माना गया। कि मानव क्या है? निष्क्रिय है। मानव सिर्फ लाभार्थी है। मानव सरकार के द्वारा जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का मानव क्या कर रहा है? सिर्फ लाभ उठा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मानव सिर्फ इसमें निष्क्रिय रहता है। और इसमें बताया गया है कि इसमें किससे पे अधिक खर्च किया जाता है? कल्याण इसमें कल्याण
के क्षेत्र में अधिक खर्च किया जाता है। तो मानव उपागम में सरकार कल्याण के क्षेत्र में अधिक खर्च करती है, अधिक व्यय करती है। और मानव को इसमें क्या माना गया है? मानव को इसमें लाभार्थी माना गया, मानव इसमें निष्क्रिय रहता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो कि कौन सा उपागम है जिसमें मानव निष्क्रिय रहता है। तो कल्याण उपागम में मानव क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। और रहता किस रूप में? लाभार्थी के रूप में रहता है। यानी सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चलाई गई है या सरकार जो जो कार्य करी है उनका सिर्फ मानव क्या कर रहा है? लाभ उठा रहा है। मानव क्या कर रहा है? इसमें लाभ उठा रहा है। तो कल्याण उपागम के अंदर क्या है? मानव सिर्फ लाभार्थी है, निष्क्रिय है। सरकार इसमें अधिक खर्च कर रही है। सरकार क्या कर रही है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के रूप में अधिक से अधिक खर्च कर रहा है। और मानव क्या कर रहा है? सिर्फ उसका क्या कर रहा है? लाभ उठा रहा है। मानव सिर्फ उसका क्या कर रहा है? लाभ उठा रहा है। आगे उपागम आता है, इसमें कौन सा उपागम आता है? आधारभूत उपागम। कौन सा उपागम आता है? आधारभूत उपागम। इस उपागम का मूल रूप से, इस उपागम में मूल रूप से सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि आधारभूत उपागम दिया किसने है? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, ILO के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय, इसमें कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है। ILO की फुल फॉर्म क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। इसके अंदर कितनी आधारभूत आवश्यकताएं बताइए? ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम में कितनी आधारभूत आवश्यकता बताई गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 6 आधारभूत आवश्यकताएं बताई गई है। ये किसके द्वारा दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दिया गया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सी आवश्यकता है? स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, जलापूर्ति और स्वच्छता और आवास। तो हम पहले ही शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के बारे में तो बार बार पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें भोजन, जलापूर्ति और ये जोड़ दिया गया। तो इसको इनको इन 6 के 6 जो शब्द दिए गए हैं आपको एज इट इज जैसे दिए गए हैं आपको याद करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम में से कौन सी आवश्यकता उपागम में नहीं दी गई है। तो ये 6 के 6 शब्द आपको याद करने हैं। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम किसने दिया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दिया गया है। कितनी आवश्यकताएं हैं? 6 आवश्यकताएं। और कौन कौन सी आवश्यकताएं? ये 6 की 6 आवश्यकताएं हैं। उसके बाद दिया गया क्षमता उपागम। कौन सा उपागम दिया गया? क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध किससे? अमर्त्य सेन से। यानी क्षमता उपागम किसने दिया है? प्रोफेसर सेन के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया है कि इसमें अमर्त्य सेन जी ने बताया कि संसाधनों तक पहुंच यानी व्यक्ति की क्षमताओं में क्या करना चाहिए? व्यक्ति की क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना चाहिए ताकि वो संसाधनों तक पहुंच सके, ताकि वो किस तक पहुंच के, संसाधनों तक पहुंच के। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि मानव विकास के कितने उपागम होते हैं? 4 है। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। आय उपागम सबसे प्राचीन उपागम है। आय उपागम सबसे प्राचीन उपागम है। इसको आय के स्तर से जोड़ा गया है। कल्याण उपागम में सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करती है। और कल्याण उपागम में मानव क्या बताया गया? निष्क्रिय और साथ में लाभार्थी बताया गया। आधारभूत आवश्यकता उपागम में 6 आवश्यकताएं दी गई है। कितनी आवश्यकताएं दी गई है? 6 आवश्यकताएं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये उपागम दिया गया। क्षमता उपागम, क्षमता उपागम को अमर्त्य सेन ने दिया गया है। इसने कहा है कि मानव के जीवन में क्या करना है? क्षमताओं का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? मानव के जीवन में क्षमताओं का निर्माण करना है। तो इस प्रकार हमने मानव विकास के उपागमों को पढ़ लिया है। आगे पढ़ते हैं मानव विकास के उपागमों के बाद में मानव विकास के स्कोर के बारे में। क्या पढ़ते हैं? मानव विकास के स्कोर के बारे में। तो मानव विकास के स्कोर के अंदर क्या आता है? एक ये इंडेक्स मिलती है। इसमें आप सबसे पहले तो आपको ये मानव विकास की जो इंडेक्स है इसके चारों समूह को आपको याद ही करने पड़ेंगे। क्या याद करने पड़ेंगे? इन चारों समूह को आपको याद करने पड़ेंगे। पहला कौन सा हो गया? इसमें मानव विकास में स्तर में अति उच्च, फिर उच्च, फिर मध्य और फिर कौन सा हो गया? निम्न। अति उच्च, उच्च और मध्य और निम्न। तो ये मानव विकास के जो ये 4 समूह बांटे गए HDI के द्वारा इनको दिया गया। इन चारों समूह के अंदर क्या बताया गया? अति उच्च। अति उच्च में कौन से देश आते हैं? 0 से
800 से ऊपर के स्कोर के, यानी इसमें जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के मध्य होता है। किसके मध्य स्कोर होता है? 0 से 1 के मध्य। जो देश 1 के सबसे अधिक नज़दीक होता है वो क्या होता है? सबसे मानव विकास सूचकांक उसका सबसे अधिक होता है। जो 0 के पास होता है उसका मानव विकास सूचकांक क्या होता है? सबसे कम होता है। तो इसी 0 से 1 के स्कोर को लेते हुए इसमें अति उच्च में कौन सा रखा गया? 0.800 से ऊपर, 0.800 से ऊपर। और इसमें कितने देश शामिल है? इसमें 61 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 61। उसमें दूसरा आता है उच्च। उच्च के अंदर कितने लिया गया है? 0.700 से 0.799 के बीच में। इसमें 53 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 53। मध्य में 0.550 से 0.699 के बीच लिए गए कितने देश आते हैं? 37 देश आते हैं। निम्न में 0.549 के बीच यानी 33। देखो सीधी सी बात है, देखो यहाँ के 0800 है, इससे कम क्या लिख दिया इसने? 799। और इससे पहले क्या आ गया? 700। और इसी के आधार पे इससे पहले 0699 और फिर क्या आ गया? 500। तो आप इसको सीक्वेंस में याद करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अति उच्च में कितने देश है, और उच्च में ये आपके ये आंकड़े बदल चुके हैं, लेकिन ये NCERT के बुक में आपके यही आंकड़े दिए गए हैं। तो आपके एग्जाम में अगर आंकड़े आते हैं तो आपको यही आंकड़े लिख के आने, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मानव विकास के स्कोर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने ये पढ़ लिया कि डॉक्टर महबूब उल हक जी ने मानव विकास की अवधारणा दी है, तो इसी अवधारणा यानी SDI के आधार पे UNDP द्वारा क्या किया जाता है? हर साल प्रति वर्ष क्या की जाती है? SDR की रिपोर्ट, SDR प्रस्तुत की जाती है, यानी मानव विकास की रिपोर्ट दी जाती है। पहली बार मानव विकास की रिपोर्ट का प्रतिपादन 1990 में UNDP के द्वारा किया गया। तो जब ये रिपोर्ट देते हैं तो किस किस के आधार पे? इसमें 3 आधार होते हैं। कौन कौन से आधार होते हैं? इसमें 3 आधार को माना गया है। एक तो स्वास्थ्य की गणना की जाती है, दूसरा इसके अंदर शिक्षा ले सकते हो आप, और तीसरा क्या ले सकते हो? इसमें संसाधन। क्या ले सकते हैं हम? संसाधन। यानी डॉक्टर महबूब उल हक जी ने हमें HDI दे दिया, इसी के आधार पे UNDP के द्वारा HDR की रिपोर्ट तैयार की जाती है। उन्होंने उसमें कुछ और सूचकांक भी लिया है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें 3 गणना की जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन किसके माध्यम से की जाती है? भी इन्होंने 3 आधार। अब हम इसमें देखेंगे आगे कि इन तीनों को जो आधार मान के गणना की जाती है वो कैसे की जाती है। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं कि क्या ले लेते हैं इसमें हम? स्वास्थ्य, यानी जन्म के समय जीवन की कितनी, जन्म यानी जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जीवन जीने की कितनी प्रत्याशा है, उसी के आधार पे यानी स्वस्थ जीवन जीने के, यानी जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय कितने व्यक्ति यानी कितने बच्चे जीवित होते हैं और साथ में उनका कितना दीर्घ जीवन है, उसके आधार पे क्या किया जाता है? स्वास्थ्य की गणना की जाती है। किसी भी देश के उसके जीवन जीने की प्रत्याशा के आधार पे उस देश की क्या की जाती है? स्वास्थ्य की गणना की जाती है। उसके बाद आती है शिक्षा। क्या आती है? कौन सा आता है? इसके बाद आता है शिक्षा। शिक्षा में 2 आधार माने गए। शिक्षा में कितने आधार माने गए? एक तो प्रौढ़ साक्षरता। क्या आधार माना गया है? एक तो इसमें प्रौढ़ साक्षरता आधार माना गया है। प्रौढ़ साक्षरता आधार का मतलब होता है कि पढ़े लिखे कितने वयस्क है, यानी 15 से 35 के बीच में, यानी कितने वयस्क व्यक्ति है किसी भी देश में जो कि पढ़े लिखे है, वो कौन सी साक्षरता हो गई? प्रौढ़। उसके बाद में एक इसमें सकल साक्षरता को भी माना गया है। इसमें यह देखा जाता है कि किसी भी स्कूल, किसी भी देश के अंदर विद्यालय में, फिर किसी भी देश के अंदर विद्यालय में प्रेजेंट टाइम में कितने बच्चों का एडमिशन है, यानी 2 तरीके से माना जाता है शिक्षा को। एक तो प्रौढ़ साक्षरता यानी कितने लोग बेशक पढ़े लिखे हैं, दूसरे वर्तमान में कितने लोग देश के अंदर पढ़ रहे हैं, उसके आधार पे क्या निकाली जाती है? HDR रिपोर्ट के अंदर शिक्षा की गणना की जाती है। स्वास्थ्य की गणना तो जीवन जीने के आधार पे की जाती है कि कितने जीवन जीने का आधार है, कितने जन्म के समय कितने जीवन जीने की प्रत्याशा है, उसके आधार पे। और उसके बाद शिक्षा को के आधार पे? प्रौढ़ साक्षरता के आधार पे। और एक स्कूल के अंदर कितने वर्तमान में बच्चों ने प्रवेश ले रखा है, उसके आधार पे मापा जाता है। और संसाधनों को किसके आधार पे? किसी भी देश में संसाधनों की कहाँ तक पहुँच है, और ये संसाधनों की पहुँच इसे क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है। और किसकी क्रय शक्ति? अमेरिका के डॉलर के रूप में मापा जाता है। किसके रूप में मापा जाता है? अमेरिका के डॉलर के रूप में मापा जाता है। तो
यानी यूएनडीपी के द्वारा जो एचडीआर की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है उसके 3 आधार है। कौन कौन से? पहला आधार लिया गया है स्वास्थ्य, दूसरा आधार लिया गया है शिक्षा और तीसरा आधार लिया गया है संसाधन। स्वास्थ्य के अंदर जीवन जीने की प्रत्याशा यानी एक व्यक्ति का कितना दीर्घ जीवन है उसके आधार पे और उसके जीवन का क्या उद्देश्य है उसके आधार पे। दूसरा उसने क्या आधार माना गया है? शिक्षा। शिक्षा के अंदर प्रौढ़ साक्षरता को भी शामिल किया गया है कि वयस्क लोग कितने पढ़े लिखे हैं और दूसरा कितने बच्चों ने विदेश के अंदर प्रवेश ले रखा है, विद्यालय में कितने बच्चों ने प्रवेश ले रखा है। तीसरा आधार इसमें माना गया संसाधनों तक पहुँच और इन संसाधनों तक की पहुँच का मापन क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है और यह क्रय शक्ति किसके रूप में मापी जाती है? अमेरिका के डॉलर के रूप में मापी जाती है। तो इन्हीं तीन के आधार पे किनके? इन्हीं तीन के आधार पे कौन कौन से 3 पक्ष? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। इन्हीं के आधार पे यूएनडीपी के द्वारा प्रतिवर्ष एचडीआर की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अब उसके साथ आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसमें यूएनडीपी ने एक तो कौन सा आधार मान लिया? एक तो यूएनडीपी ने इसका आधार एचडीआई को मान लिया। एचडीआई के अंदर मान लिया कि मानव के विकास में वृद्धि को शामिल किया गया। एचडीआई यूएनडीपी ने 2 आधार माना है। पहला तो कौन सा? एचडीआई को मान लिया, दूसरा मानव गरीबी सूचकांक को इसमें ले लिया गया है। तो एचडीआई का मतलब क्या माना गया? इसमें मानव के एचडीआई में माना गया मानव के विकास की वृद्धि, यानी मानव के विकास में क्या लिया गया है? एचडीआई के अंदर सिर्फ वृद्धि को लिया गया है। किसको लिया गया है? सिर्फ वृद्धि को लिया गया है कि मानव के जीवन में क्या वृद्धि और साथ में वृद्धि के साथ उसको आय को जोड़ दिया गया। किसको जोड़ा है? इसमें आय को जोड़ा गया है। यानी मानव विकास सूचकांक के अंदर क्या मान लिया गया है? एक तो वृद्धि को जोड़ा गया, मानव के जीवन में वृद्धि और साथ में उसमें क्या जोड़ दिया गया है? आय को। यानी यूएनडीपी के आंकड़े यूएनडीपी के 2 आधार पे सूचकांक 2 सूचकांकों का आधार मानती है। एक सूचकांक का आधार है एचडीआई जो हमने विस्तृत पढ़ लिया है कि एचडीआई, एक बार फिर आपको बता देती हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो जो यूएनडीपी जो डाटा तैयार करती है इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि यूएनडीपी डाटा 2 आधार पे तैयार करती है। पी का पहला कौन सा हो गया? एचडीआई और दूसरा किसके आधार पे मापता है? एचपीआई के आधार पे मापता है। यानी यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास का स्कोर निकालने के लिए 2 सूचकांक लेता है, एचडीआई सूचकांक और एचपीआई सूचकांक। एचडीआई सूचकांक के हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच कर लिया है। अब आगे एचपीआई सूचकांक के बारे में देखते हैं। एचडीआई सूचकांक के अंदर इसमें वृद्धि को, मानव विकास की वृद्धि को मापा जाता है, मानव विकास की वृद्धि को लिया जाता है। और एचपीआई सूचकांक की विशेषता क्या है? इसमें मानव विकास की कमी को, किसको? मानव विकास की कमी को लिया जाता है। यानी जब यूएनडीपी इन दोनों के आधार पर सूचकांकों के आधार पर करता है तो एचडीआईपी में मानव विकास की वृद्धि को लिया जाता है और एचपीआई में मानव विकास की कमी को लिया जाता है। इसको आय से जोड़ा जाता है, इसको आय से जोड़ा जाता है और इसको आय से नहीं जोड़ा जाता। यानी एचडीआई को तो आय से जोड़ा जाता है, एचपीआई को आय से नहीं जोड़ा जाता। एचडीआई में मानव विकास की वृद्धि होती है और एचपीआई में किससे मापा जाता है? मानव विकास की कमी से मापा जाता है। तो हमने एचडीआई पहला सूचकांक पढ़ लिया है। आगे दूसरा सूचकांक देखते हैं मानव विकास के अंदर एचपीआई यानी मानव गरीबी सूचकांक। कौन सा? मानव गरीबी सूचकांक। अब मानव गरीबी सूचकांक को मापने के लिए हमें कभी कभी किसी भी जैसे यूएनडीपी अनेक देशों के द्वारा इसको स्कोर को मापने के अनेक जैसे आधार भी हो सकते हैं। इसमें मानव गरीबी सूचकांक के अंदर क्या माना गया है कि इसमें गरीबी सूचकांक में 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाना। पहला आंकड़ा क्या? यानी जिस व्यक्ति की आयु 40 वर्ष से कम है, एक तो उसकी गणना के आधार पर। दूसरा इसमें प्रौढ़ साक्षरता दर भी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? यानी वयस्क कितने लोग पढ़े लिखे हैं। यानी गरीबी सूचकांक के आधार पर 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहना पाना और प्रौढ़ साक्षरता और साथ में इसमें आय से इसको नहीं जोड़ा जाता। किससे नहीं जोड़ा जाता? इसको आय से इसको नहीं जोड़ा जाता और आय से इसको नहीं जोड़ा जाता। इसमें अब कुछ फैक्ट है मानव विकास में। केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात, एक बार बता दूं, जैसे प्राचीन काल में हमने पढ़ा था कि किसी भी देश के मानव विकास को क्या आधार माना गया है? मानव विकास का प्राचीन काल में माना जाता था कि कोई भी देश जिसकी जितनी अधिक
बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी उसका मानव विकास स्तर भी इतना ही ऊंचा होगा। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, अर्थव्यवस्था के आधार पे नहीं माना जाता। किसी बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश का मानव विकास सूचकांक कम हो सकता है, छोटे देश की अर्थव्यवस्था का मानव सूचकांक क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। जैसे केरल का मानव विकास सूचकांक भारत में सर्वाधिक है, किसके आधार पे, साक्षरता के आधार पे। केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता, इसलिए यहाँ का सूचकांक भी क्या है, अधिक है। किन राज्यों से, पंजाब और गुजरात राज्यों से कहीं अधिक है। इसी तरह छोटी अर्थव्यवस्था रखते हुए श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैगो, ये वह देश है जिनकी अर्थव्यवस्था तो क्या है, छोटी है, लेकिन फिर भी इनका मानव विकास सूचकांक क्या पाया जाता है, भारत से अधिक है। अब आगे कुछ फुल फॉर्म में है जो आ जाती है, SDI मानव विकास सूचकांक, दूसरा UNDP संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, तीसरी ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, चौथी GNH यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। क्या, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में मानव विकास सूचकांक को क्या माना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच मानी गई है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे मानव विकास सूचकांक किसे माना गया है, प्रसन्नता को। RPC में भी ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश है जिसने मानव विकास सूचकांक का आधार किसे माना गया है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को। तो कौन सा देश है, भूटान। कौन सा देश है, भूटान। भारत में मानव विकास सूचकांक का प्रदर्शन किस राज्य का अधिक है, केरल राज्य का अधिक है। कौन सा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था छोटी होते हुए भी वहाँ पे क्या है, मानव विकास सूचकांक अधिक है, श्रीलंका और ट्रिनिडाद और टोबैगो। ये देश है जिनकी अर्थव्यवस्था छोटी होते हुए भी क्या होती है, या मानव विकास सूचकांक क्या होता है, अधिक होता है। तो अब ये मानव विकास सूचकांक आपको ये सारणी शायद समझ आ गई होगी कि मानव विकास में उन्हीं सारणी के आधार पे जो UNDP, कौन, UNDP दो आधार लेके HDI और HPI, इन दोनों के आधारों के आधार पे ये प्रति वर्ष कब से शुरू किया है, 1990 से। मानव विकास की प्रथम रिपोर्ट 1990 में दी गई है और 1990 के दशक में मानव विकास की अवधारणा, इसी के आधार पे ये स्कोर तैयार किया जाता है। स्कोर बोर्ड को 4 भागों में बांटा गया, अति उच्च, उच्च और मध्य और निम्न। अति उच्च फिर हमने कितना 0 से 800 से ऊपर और 0700 से 0799 और 0550 से 0699 के बीच में और 0549 के बीच में है। ये आंकड़े पहले के, आप इसमें न्यूनतम आंकड़े भी लिख सकते हो। तो ये स्कोर बोर्ड आपको समझ आ गया। तो इस लेसन के माध्यम से हमने ये समझाया कि किसी भी देश के, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता देती हूँ हमें, कि किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था बड़ी हो ये आवश्यक नहीं है। ये प्राचीन अवधारणा थी। किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ के निवासियों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। और निवासियों का विकास क्या होंगे, क्योंकि निवासियों का विकास होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी देश के वास्तविक निवासी कौन होते हैं, वहाँ के व्यक्ति ही होते हैं। या वास्तविक, किसी भी देश के वास्तविक धन कौन होते हैं, वहाँ के व्यक्ति ही होते हैं। उन व्यक्तियों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुँच आवश्यक है। यानी शिक्षा का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर मिलना चाहिए और साथ में वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और उसकी संसाधन तक पहुँच होनी चाहिए। इन तीनों पक्षों को हम किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिला के। समान अवसर के साथ साथ हम पीढ़ी दर पीढ़ी उन संसाधनों जो हमने उनको समान अवसर दिया है, वो समान अवसर इनके क्या चलने चाहिए, निरंतर चलने चाहिए। उनके समान अवसर उनके क्या चलने चाहिए, निरंतर। यानी संसाधनों का ऐसे उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। अब जब समान अवसर मिल गया, समान अवसर मिलने के बाद उनके जो समान अवसर है उनको निरंतर उपलब्धता मिल गई है, निरंतर उनको ये समान अवसर मिलते रहेंगे तो उनके क्या होगी, कार्य क्षमता में विकास। और कार्य क्षमता में विकास होगी तो उनकी स्वतंत्रता में भी क्या होगा, विकास। और इन सब में जब उनकी कार्य क्षमता में विकास होता है, स्वतंत्रता में विकास होता है, समान अवसर मिलता है, तो व्यक्ति की क्षमताओं में क्या होता है, विकास होता है। व्यक्ति की क्षमताओं में क्या होता है, विकास होता है। और एक व्यक्ति की क्षमताओं में विकास होता है तो संपूर्ण एक देश का क्या होता है, विकास होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया है, मानव विकास के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। मानव विकास के उपागमों के बारे में पढ़ा है, मानव विकास के पक्ष जो हमने पढ़े उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। मानव विकास जो प्रत्येक वर्ष UNDP के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है वो किसके आधार पर गणना की गई है। एक बात तो UNDP की जो रिपोर्ट जारी की जाती है उस रिपोर्ट को हम क्या, कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया जाता है कि ये विश्वसनीय नहीं है। क्यों नहीं है विश्वसनीय, क्योंकि किसी भी देश के वितरण के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन का कोई इसमें वितरण के बारे में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ इसमें आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। तो UNDP की रिपोर्ट को विश्वसनीय
बनाने के लिए कहा जाता है कि इसमें एक वितरण को भी क्या करना चाहिए, इसमें जोड़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने मानव विकास के बारे में पढ़ लिया है और इस मानव विकास के वीडियो के अंदर आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में लैब असिस्टेंट में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।